हाँ जी। तो अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिन्हें अगर आप सिर्फ पढ़ ले, तो जिन्हें अगर आप सुन भी ले तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं या फिर पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है एंड सिर्फ आप पढ़ना चाहते हैं, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिफाइन किया गया है ना? वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? तो वो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें एंड उससे पढ़ सकते हैं सिर्फ बिना वीडियो देखे। और अगर आप पहले वीडियो देखेंगे एंड फिर वो पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो अब मैं सिर्फ हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊंगा जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स कर लोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। मैं जितने टॉपिक्स करा सकता हूँ, जितने यूनिट में से टॉपिक उठा सकता हूँ उतने उठाऊंगा, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। वीडियो अपलोड एडिट बनाने के बाद एडिट करके डालनी भी होती है, इस वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है। और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैं आपका जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना? तो लेकिन एक जो बात है कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देते कि आप ये करो वो करो, लेकिन आपको बताने के साथ साथ कराने का काम भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक एंड मतलब कहने का मतलब वीडियो को शेयर करने एंड कमेंट करने में कोई कमी नहीं रखोगे। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सारे यूनिट में से, जितने यूनिट्स हम कर सकते हैं उतने में से, ठीक है? तो मार्केटिंग मीनिंग एंड कंसेप्ट। सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब क्या है और उसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, सिमिलरली मार्केटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मार्केट विच मीन्स प्लेस अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड हेल्प वन अनदर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स बाय इंटरेक्टिंग। देखो क्या रहता है कि मार्केटिंग क्या है, एक मार्केट एक प्लेस है। मार्केटिंग वर्ड है एक मार्केट नाम के वर्ड से, ठीक है? एंड इस मार्केट का नाम मतलब है कि जहां पे सेलर्स और बायर्स इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को जो नीड्स एंड वांट्स है वो पूरी करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे को कोई सामान चाहिए, तो किसी ने देखा कि इसको ये सामान की जरूरत है, उसने वो सामान बनाया। अब वो मेरे को वो सामान मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, मेरी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाएगी उस सामान से। एंड उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसकी नीड्स एंड वांट्स है वो पैसा जो मैं उसको दूंगा। तो मैं उसे वो पैसा दूंगा, वो रीजनेबल पैसा दूंगा जिसकी उसे सख्त मतलब जो उसको देना चाहिए, है ना? तो आगे समझते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है? बाय इंटरेक्टिंग एक्सचेंजिंग बाइंग एंड सेलिंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोनों बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट होते हैं, अपने गुड्स एंड मनी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? ये चीज हो रही होती है और इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, मार्केटिंग इसको नहीं कहते, इसको हम कहते हैं मार्केट। अभी मार्केटिंग भी समझ आएगा। तो मार्केटिंग एंड कंसेप्ट क्या है, देखो मार्केटिंग है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉप्टर, उनकी डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज अ सोशल मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through creating, offering, freely exchanging products and services of value with one another। इसका मतलब, तो इसमें मार्केटिंग का मतलब क्या दे रखा है कि ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि लोगों की क्या जरूरत है, इनको क्या तकलीफ है और इनको क्या चाहिए, नीड्स एंड वांट्स को देखता है। एंड फिर थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग। देखो ये तीन मतलब है, क्रिएटिंग, ऑफरिंग और फ्रीली एक्सचेंजिंग। क्रिएटिंग का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाए जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, अगर उनको कोई तकलीफ है तो उसको खत्म कर सके। ऑफरिंग मतलब कि आपने वो प्रोडक्ट तो बना दिया सर, लेकिन अब उसको इस तरीके से कस्टमर को दिखाना है कि उस तक बात पहुंचे कि हाँ भाई हमारे प्रॉब्लम का समाधान किसी ने निकाला है एंड हमें इस चीज को खरीदना है। ऐसे इस तरीके से हमें ऑफर करना है, कस्टमर को प्रस्तुत करना। इसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह भी आ जाता है जो कि हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं फटाफट से। उसके बाद है एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद वन अनदर। आप चाहे कोई सर्विस बनाते हो या प्रोडक्ट बनाते हो, उस चीज को आप क्या करो, एक्सचेंज कर लो। किससे एक्सचेंज करते हैं, बेसिकली आज के टाइम पे तो हम पैसों से एक्सचेंज करते हैं, है ना? तो एक बार और शॉर्ट में मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। मार्केटिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लोगों के नीड्स एंड वांट्स को समझकर क्रिएट करती है प्रोडक्ट, फिर उसको ऑफर करती है और फिर एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू विद अनदर। ठीक है, चलो यहां तक अगर हो गया तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और है जिसको तुम पढ़ लेना। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, मतलब डिस्कवरी करो कि क्या उसकी कंज्यूमर की नीड्स है, यानी हमारी नीड्स है, एंड वांट्स टू एंड इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और फिर उसको सॉल्यूशन करके उसको एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस में लेकर आओ। ठीक है, क्रिएटिंग डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स, उसकी डिमांड क्रिएट करो, लोगों को उसे शो करो एंड मतलब लोगों को एडवर्टाइज करो और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो। मार्केटिंग में पूरा एक प्रोसेस आ जाता है भाई कि उनको नीड्स को समझो, देन उसके बाद उसका समाधान निकालो, फिर उसको कस्टमर को ऑफर करो और अपना डिमांड बढ़वाओ कस्टमर से। ठीक है, ये होता है पूरी मार्केटिंग। अब हम पढ़ेंगे
हमने मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले आपका बोल रखा है मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड। इसका मतलब देखो, मैं पहले ये पॉइंट पढ़ते ही आप लोगों को समझ आ जाता है कि क्या बोला है, लेकिन फिर भी हमारा काम है पढ़ना, तो पढ़ के समझाना, तो फटाफट पढ़ लेते हैं कि मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस। द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू एक्साइट एंड प्लीज द कंज्यूमर। द कस्टमर शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। मतलब सबसे ऊपर जो सब फोकस आपको किस में करना है, कस्टमर पे ही करना है। ठीक है, फोकस आपको किस पे करना है, कस्टमर पे ही करना है। ठीक है, तो पूरी मार्केटिंग है वो कस्टमर फोकस पे ही है, मतलब इसका सबसे बड़ा काम कस्टमर की पसंद को समझना है। ठीक है, ऑल इन वन। अब क्या लिखा है, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस यानी मार्केटिंग इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ एंडेवर इंस्टेड ऑफ इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ लिंक्ड टास्क। इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग दोस कनेक्टेड टू द प्लानिंग। देखो, सबसे पहले प्लान करना है कि क्या बनाना है, फिर उसकी प्राइसिंग सेट करनी है, फिर उसमें एडवर्टाइजिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, फिर उस इन सब के लिए पैसा भी जुटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैसा जुटाना है, फिर उसको पैकेजिंग करके आगे सेंड करना है। तो मार्केटिंग एक बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, इसमें सब कुछ लाइन बाय लाइन होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल भाई, अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप किस चीज की मार्केटिंग करोगे। आपका गोल है कि इनको ये प्रॉब्लम है और हमें इसको इस चीज का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के कंज्यूमर्स को ये प्रॉब्लम है ना, और आपने उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है एंड इसको उन तक पहुंचाना है, प्लस में हमें प्रॉफिट भी अपना कमाना है। तो मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, बाय मीटिंग ह्यूमन वांट्स को देखने के बाद मार्केटिंग एम्स टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू बोथ कस्टमर एंड सेलर। मार्केटिंग में क्या जब ह्यूमन वांट्स को हम देख लेते हैं कि इनकी ये जरूरत है, तो जब हम उसको मार्केट में भेजेंगे तो जो सेलर है, जो हमारा सामान, जो रिटेलर है, जो हमारा सामान आगे बेचेगा, उसको भी फायदा हो, जो कस्टमर सामान को खरीदेगा उसको भी फायदा हो। तो मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, एक गोल होना चाहिए। ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू इंक्रीज रेवेन्यू। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पूरे फाइनेंस का, पूरे मार्केटिंग का, ये तो खैर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, हर चीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज द रेवेन्यू। ठीक है, और क्या है, मार्केटिंग इज डायनेमिक प्रोसेस है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मार्केटिंग बदलता रहता है। आज ऐसा है, कल कंज्यूमर की नीड चेंज हो गई तो कल बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। मार्केटिंग इज प्रैक्टिस कीप इवॉल्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। देखो, मार्केटिंग बदलता रहता है, सिंपल सी बात है ना, इसमें इतना जोड़ देने वाली बात कोई है नहीं। ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना डेफिनेशंस, ये आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, लेकिन ये मैंने 4 पॉइंट्स पढ़ा है, 2-3 पॉइंट्स और है बुक के अंदर, और मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, वो पढ़ लोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखो, बेसिस है, सबसे पहले फोकस किस पे किया जाता है। मार्केटिंग में फोकस होता है कस्टमर पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है। लेकिन सेलिंग में सिर्फ क्या फोकस होता है, फोकस कन्वर्टिंग गुड्स इनटू कैश, मतलब किसी तरीके से हमारे सामान बिक जाए। सेलिंग मतलब एक छोटा सा दुकानदार अपना सामान बेच रहा है। मार्केटिंग मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी अपने गुड्स को तैयार करने से पहले सोच रही है, ऐसा समझो। ठीक है, तो बेसिस मार्केटिंग क्या है, फोकस, जिसमें फोकस किस पे किया जाता है मार्केटिंग में, कस्टमर पे। सेलिंग में बस इतना फोकस किया जाता है किसी तरीके से हमारा सामान बिक जाए। सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले क्या किया जाता है, तो मार्केटिंग में सबसे पहले है बिफोर प्रोडक्शन, मतलब मार्केटिंग जो होती है ना, वो प्रोडक्शन से पहले सोचा जाता है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो चुका होता है, फिर हम सामान को बेच रहे होते हैं। ठीक है, एंड एम क्या होता है, मार्केटिंग का एम होता है, इट एम्स प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें एम क्या रहता है, इसमें एम ये रहता है कि कंपनी का प्रॉफिट तो हो, लेकिन कैसे हो, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद हो। लेकिन सेलिंग में भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, बस फटाफट सामान बिके और हमारे पास प्रॉफिट आए। मार्केट में सेलिंग में एम क्या रहता है, इट एम्स प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, बस ज्यादा से ज्यादा सेल हो और हमारा प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। देखो, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये स्कोप ऑफ मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अभी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं बार बार से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो आपको भी दिक्कत ना कि क्यों बोले जा रहा है, क्या है ये। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें बस स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, देखो मार्केटिंग का स्कोप क्या है वो तो तुम्हें पता है कि कंज्यूमर का जो मतलब मेनली स्कोप क्या है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करो एंड फिर उसको इस तरीके से ऑफर करो कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे एंड हमारा भी उससे प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है। लेकिन मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। मार्केटेड मार्केटेड मतलब इसमें कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी चीजें हैं मार्केटिंग के अंदर जो बेची जाती है या फिर सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है गुड्स, फिर आता है सर्विसेज, फिर कुछ टाइप के आइडियाज, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स। मैं बार बार से बता रहा हूं, आप लोगों को रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो गुड्स ये फिजिकल चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, जैसे कुछ भी, ठीक है। कोई भी चीज गुड्स में आपका खाना, गेहूं वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। और सर्विसेज में क्या लिखा है सर, दैट इनको एक्सपोर्ट सर्विसेज। अच्छा देखो, कई लोग अपनी कंपनीज के लिए कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। वो कंसल्टेंट या फिर कोई भी जो आपको आइडियाज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो आपके सर्विस आइडियाज में आ जाता है, ठीक है। आइडियाज में आ जाता है, किसमें आ जाता है, आइडियाज में आ जाता है, ठीक है। आइडियाज जैसे किसी की सोच या मैसेज लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि देखो नो स्मोकिंग वगैरह, है ना। और कई बार तो ऐसे होता है कि आप लोगों को कहीं पे बुलाया जाता है जहां पे आपकी काउंसलिंग होती है, आपको समझाया जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या करे क्या नहीं, वो सब भी आइडियाज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज, इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं मिलती, बल्कि जैसे डॉक्टर की, बैंकिंग की, इस टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती है ना। उसके बाद आपका क्या बचा, पर्सन्स। पर्सन्स में क्या लिखा है, एवरीवन इज मार्केटेड इंक्लूडिंग सिंगर्स, सीईओज, डॉक्टर्स, अटॉर्नीज, ठीक है। पर्सन्स में मतलब जैसे बड़े लोग, जैसे लाइक सेलिब्रिटीज हो गई, है ना। उसके बाद आपके कौन हो गए, कोई भी जैसे कोई कंपनी का सीईओ हो गया, है ना, एंड डॉक्टर्स वगैरह, ये सब भी क्या आ जाते हैं, पर्सन्स में आ जाते हैं। किसी डॉक्टर को हायर करके लाना, या फिर किसी एक्टर को आपने कुछ टाइम के लिए बुक किया था कि वो आपके काम आए, ठीक है। ये सब भी आपके किस में आता है, मार्केटिंग के उन चीजों में आता है जो मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे गुड सर्विस, मार्केटिंग मतलब हमने जो पढ़ा कि मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है, सामान उसमें और भी चीजें आ जाती है, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस, मतलब प्लेसेस कैसे, किसी शहर देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मार्केटिंग होती है। अभी भी ना यूट्यूब वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट आती है दूसरे कंट्रीज में घूमने की, और ठीक है। जैसे अबू धाबी की भी कई बार आपने देखी होगी, अगर आपके में आता है तो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। क्या लिखा है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल, कॉलेजेस या बड़ी कंपनीज अपने रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए मार्केटिंग करती है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई टाइप के यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो भी ऐसा काम करती है। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज, यानी रियल स्टेट एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, स्टॉक एंड बॉन्ड्स आर आल्सो मार्केटेड, है ना। जैसे ये स्टॉक और बॉन्ड्स हो गई, रियल स्टेट हो गई, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है ना, उसमें भी वो अपनी वो छाप देती है, एडवर्टाइजमेंट छाप देती है कि यहाँ पे आओ, पैसे इन्वेस्ट करो, या फिर आप इस बिल्डिंग को खरीद लो, है ना, इस टाइप की। उसके बाद है इवेंट्स, बड़े प्रोग्राम जैसे क्रिकेट, वर्ल्ड कप, ये सब भी तो अपना वो दिखाते हैं। जैसे डब्ल्यू हो गया, वो जब इंडिया में आते हैं तो वो बता देते कि हम इस वाले स्टेडियम में आने वाले हैं, हर कोई उन्हें देख सकता है, टिकट परचेस कर। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स का भी मार्केटिंग होता है, ठीक है। ये मार्केटिंग कैसे हो रहा है भाई, ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है ना जो ये डब्ल्यू देखना चाहते हैं, फिर उस चीज को बता रहे हैं कि हम इधर आएंगे। तो फिर जो हमारे इंडिया के कंज्यूमर है, मतलब जो सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो वो डब्ल्यू देखना चाहते हैं, वो जाते हैं उस जगह पे। ये पूरा मार्केटिंग का एक प्रोसेस हो जाता है। अब हमें पढ़ना है, वहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, या फिर हम इसे मार्केटिंग फिलोसफीज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके 8 टाइप के कंसेप्ट है जिन्हें आप पक्का पढ़ के जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग फिलोसफीज। देखो, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट से इसका मतलब है, सबसे पहले मार्केटिंग कंसेप्ट समझते हैं, फिर एवोल्यूशन समझेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट पहले के टाइम पे क्या था कि फटाफट से किसी तरीके से सामान बनाओ और उसे बेचो, ये था पहले के टाइम का मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर डेवलपमेंट, मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ मार्केटिंग का तरीका कैसे बदला। पहले ये लोग सिर्फ बेचने पर, पीपल लाइव कंडक्ट बिजनेस सेल एंड बाय थिंग्स, पहले लोग सिर्फ बेचने पर ध्यान देते थे, लेकिन अब के टाइम पे मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, अब के टाइम पे मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि द मार्केटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू एनी स्ट्रेटजी दैट न बिजनेस एम टू यूज इंक्रीज अ प्रॉफिट बाय ग्रोइंग सेल्स एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। देखो ये क्या रहता है, अब के टाइम पे मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब है, पहले के टाइम पे सिर्फ बेचने तक का सीमित था, बनाओ और बेचो। अब के टाइम पे है कि भाई सामान को पहले कस्टमर्स को, सबसे पहले आपको कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को देखना है, एंड अब उस पे आपको सामान बनाकर बेचना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को देख के सामान बनाकर बेचना है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी बढ़ाना है। समझ आया आपको, मतलब आपको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद प्रॉफिट कमाना है। ये है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। एंड मार्केटिंग कंसेप्ट में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग फिलोसफीज कहलाती है। ये है आपकी वो मार्केटिंग फिलोसफीज जो कि आपका वही कस्टमर को सेटिस्फाई करने में प्लस आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज पढ़ लेते हैं। द गोल ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज टू एंटिसिपेट एंड फुलफिल कस्टमर। वही है कि कस्टमर की गोल क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट का? मार्केटिंग कंसेप्ट का गोल है कि आपको कस्टमर को फुलफिल करना है। ठीक है, सबसे पहले है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग फिलोसफीज में सबसे पहले क्या है आपका? प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो इसमें क्या दे रखा है कि प्रोड्यूसिंग आइटम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ द कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्शन कंसेप्ट। मतलब बिना समझे समझे बस देखो, प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो फिलोसफी है उसका मतलब है कि भाई कस्टमर को देखकर बस बनाते जाओ और कुछ नहीं सोच रहा कस्टमर की क्या नीड्स है, उसके ऊपर डायरेक्ट बना दो। कस्टमर की जरूरत से मतलब नहीं है, बस बनाते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, प्रोड्यूसिंग आइटम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रेफरेंस और टेस्ट ऑफ द कस्टमर। मतलब ये कस्टमर पे ध्यान नहीं देते, बस इसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट में बस सामान की प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि बस भाई बनाते जाना है। ये नहीं देखते कि कस्टमर को वो चीज चाहिए भी या नहीं, बस बनाते जाओ। मान के चलो रेडमी एक कंपनी है एंड वो सिर्फ 6-7 हजार का फोन प्रोड्यूस करे जा रही है। जब से ये 6-7 हजार का बनाई जा रही है, अगले साल फिर एक और 6-7 हजार का फोन निकाला। भाई कस्टमर अब इनके पास जो मतलब वो कस्टमर्स है जो सिर्फ 6-7 हजार का अफोर्ड कर सकता है, वो सबने अफोर्ड कर लिया है। लेकिन अब बचे कौन जिन्हें थोड़ा सा महंगा फोन चाहिए? तो अब रेडमी सिर्फ 6-7 हजार का प्रोड्यूस कर रही है एंड उससे ऊपर बढ़ी नहीं रही। तो क्या वो जो बंदे अच्छा फोन लेना चाहते हैं, जिनको अच्छा कैमरा चाहिए, वो 6-7 हजार के बजट में नहीं मिलेगा, तो क्या वो रेडमी का फोन लेंगे? नहीं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में सिर्फ सामान को प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं देखा जाता, कस्टमर को ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हम प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है? दिस आइडिया ऑपरेट्स अंडर द presumption that consumers like higher quality products and that price availability have no bearing on their choice to buy। मतलब इसमें क्वालिटी इज किंग। इसमें क्या सोचा जाता है कि क्वालिटी ही किंग है ना? एडिंग न्यू फीचर्स इन प्रोडक्ट टू इंप्रूव क्वालिटी। इसमें प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स ऐड करे जाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा पैसा ज्यादा जाएगा कस्टमर का, लेकिन उन्हें सामान अच्छा मिलेगा, है ना? ये सोच कर लेते हैं और इन्हें हम फीचर और सामान अच्छा देंगे तो कस्टमर हमें ज्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी रहेगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये था कि बस बनाते जाओ, कस्टमर को क्या चाहिए ये मत देखो। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये होता है कि भाई जितना बेचो अच्छा बेचो और अच्छी क्वालिटी के लिए जो कस्टमर है वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी रहेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो एज द रिजल्ट द फर्म स्पेंड्स द मेजोरिटी ऑफ आवर टाइम्स क्रिएटिंग हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें अपना फर्म जो है वो सारा टाइम किस में निकालती है? हायर क्वालिटी प्रोडक्ट में, विच टर्न्स आउट बी मोर एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से वो सामान ज्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पर इसमें वो कस्टमर्स रह जाएंगे, इस कंसेप्ट के हिसाब से वो कस्टमर रह जाएंगे जो महंगा चीज है अफोर्ड नहीं कर सकते। दे गिव टू मच अटेंशन टू देयर प्रोडक्ट एंड नॉट एनफ टू द नीड्स ऑफ द मार्केट एंड कंज्यूमर। ये सारा अटेंशन प्रोडक्ट कंसेप्ट में, सारा अटेंशन किस पे दिया जाता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी में। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में अटेंशन सारा दे देते हैं, लेकिन कस्टमर में अटेंशन नहीं देते। ध्यान रहेगा। इसमें था भाई बस कि बनाते जाओ और बेचते जाओ, बनाते जाओ, है ना? इसमें सारा अटेंशन किसको दे देते थे? अपने प्रोडक्ट को सारा अटेंशन देते थे। इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी हाई होती थी, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में ध्यान नहीं देते थे। क्या पता भाई वहां पे और भी मतलब वो कम जो कस्टमर्स कम अफोर्ड कर सकते हो उन पर ये ध्यान ना देते हो, है ना? मतलब नहीं ध्यान देते हो क्या मतलब है? प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एंड कस्टमर मार्केट को क्या चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। इसमें क्या रहता है? देखो, हाँ ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, concept both focus on production but the selling concept focuses on actually making a sale of the product। ठीक है, the concept of sale aims to take every possible step to sell the product regardless of the quality of the product of the need of the consumer। देखो सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है भाई कि सामान कैसा भी हो, प्रोडक्ट कैसा भी हो चलेगा। मतलब कंपनी क्या सोचती है? प्रोडक्ट कैसा भी हो चलेगा, हम अच्छा हो बुरा हो इससे मतलब नहीं, लेकिन बस उसको बेचना है। मेन फोकस किस पे रहता है? उसको बेचना है ना? बेचना है। कैसे बेचते हैं भाई? देखो तुमने देखा होगा कि कई बार तुम कहीं पे जाते हो, कोई मार्केट जाते हो, देखो बेसिकली डीयू के स्टूडेंट्स हो तो आप सबको सरोजनी मार्केट या फिर
चोर बाजार वगैरह के बारे में पता होगा, तो उस मार्केट में जाते हो तो आपके वो पीछे पड़ जाते होंगे कि भाई लो इस सामान को, लो इस सामान को लो। तो वो उस बंदे का ध्यान किस पे जाता है भाई, सेलिंग कंसेप्ट पे। उसे मतलब नहीं है कि उसने उस शैम्पू उस परफ्यूम के अंदर पानी भर रखा है, वो बेल्ट अच्छी क्वालिटी की है नहीं, बस वो इस पे ध्यान देता है कि भाई ले लो इसे तुम किसी भी तरीके से, बस चाहे जितने पैसे मिले। वो पहले आपको प्राइस बताएगा इतना, लेकिन जब आप उससे कहीं गुना कम भी प्राइस बोलोगे ना, वो तब भी हम मानेगा कि हाँ भाई दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये है होता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में बस आपको बेचना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो, बस उसमें आपको बेचने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस ऑन मेकिंग मनी, इसमें किस पे, सेलिंग कंसेप्ट में फोकस किस पे रहता है, पैसा बनाने में। एंड नॉट ऑन बिल्डिंग टर्म क्वालिटी रिलेशनशिप विद कस्टमर, इसमें उसे कस्टमर के साथ अपना क्वालिटी रिलेशनशिप नहीं बनाना होता है, मतलब कि कस्टमर और बायर एक दूसरे को अच्छे से जाने नहीं, बस फटाफट कस्टमर सामान बिक जाए और मैं चला जाऊंगा। इसमें इस चीज पे फोकस रहता है कि सिर्फ बेचना है। मैं जितना इजीली समझा सकता हूं उतना इजीली समझा रहा हूं। द कंसेप्ट इज यूज फॉर आइटम्स दैट कंज्यूमर डोंट नॉर्मली नीड। ये सेलिंग कंसेप्ट किस लिए होता है, ये सेलिंग कंसेप्ट तब यूज होता है जब वो, तब आपको कहा करा जाता है कि तब आपको वो सामान बेचते हैं जो सेलिंग कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, ये वो सामान आपको बेचते हैं जो कंज्यूमर को नॉर्मली नीड नहीं होता। परफ्यूम आपको नॉर्मली नीड नहीं होता, आपकी बेसिक नीड्स में वो नहीं आता। ठीक है, परफ्यूम हो ना हो तो भी आप जिंदा रहोगे, हो तो भी आप जिंदा रहोगे, परफ्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो चीजें बेचते हैं जो कि आपको जरूरत में नहीं आती ज्यादा। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर फोर्सिबली सोल्ड, ये आपको जबरदस्ती बेची जाती है। कई बार आपके डोर स्टेप पे भी कई बार ऐसे सेलर्स आते हैं जो कि पीछे पड़ जाते हैं कि मैम ये साड़ी ले लो या जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे पढ़ना है हमें मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो समझते हैं इसको। मतलब वही बनाओ जो कस्टमर को चाहिए। अब आ जाता है हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तीनों कंसेप्ट तो फालतू के हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये था कि बस बनाते जाओ, और प्रोडक्ट कंसेप्ट सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट को अच्छा करो और महंगा कर दो प्रोडक्ट को। महंगा हो जाता है प्रोडक्ट क्योंकि अच्छा टाइम है, ज्यादा टाइम स्पेंड हो और महंगा। सेलिंग कंसेप्ट प्रोडक्ट गंदा हो अच्छा हो कैसा भी हो, बस बेचने पे ध्यान दो और अपना प्रॉफिट बढ़ाओ, चाहे जबरदस्ती बेचना पड़े जबरदस्ती बेचो। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट है दिस कंसेप्ट assumes the consumer buy products that meet their needs। ठीक है, कंपनी that follow marketing concept conduct research to know their customers। जो कंपनी मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करती है, फॉलो से याद आया यार, चलो छोड़ो। जो कंपनी मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करती है उनका ध्यान होता है किस पे, मेन फोकस ऑन कस्टमर्स। किस पे होता है, मेन फोकस ऑन कस्टमर्स। कस्टमर भाई हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। वो अपने कस्टमर्स को जानते हैं कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और इससे कस्टमर क्या रहता है भाई, हैप्पी हो जाता है ना। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट को और थोड़ा सा ब्रॉड में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें किसमें फोकस किया जाता है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पे। ठीक है, सबसे पहले कंडक्ट रिसर्च, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड क्रिएट द प्रोडक्ट। देखो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, आपके 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से, मैं ये सब एक बार रफ कर दे रहा हूं, है ना, ये सब एक बार रफ कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपका जो इसमें स्टेप आता है वो आता है कंडक्ट रिसर्च। क्या आता है सर, कंडक्ट रिसर्च। थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रहा है मेरे पास, है ना। देखो तो मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है, 3 चीजें पढ़नी है, जिसका नाम है हमारा मार्केट कंडक्ट रिसर्च, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड क्रिएट द प्रोडक्ट। ये 3 स्टेप्स है। देखो ये सबसे पहले कंडक्ट रिसर्च मतलब कंपनी कस्टमर्स को, मतलब कंपनी ब्लाइंड गेम नहीं खेलती। कंपनी पहले कस्टमर्स को देखती है, फिर कॉम्पिटिटर्स को देखती है। कस्टमर्स को क्या देखती है कि भाई आजकल के कस्टमर्स क्या बना रहे हैं, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, आजकल के कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, किस सामान पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है आजकल की डेट में, है ना, किस टाइप का सामान ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को दिखते हैं कि इन्होंने क्या प्राइस रेट रखा हुआ है, कि ये कैसा सामान बना रही है, क्या सामान ये क्या बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट पे ध्यान देती है। फिर अगर वो प्रोडक्ट जो वो सोचते हैं, पहले कस्टमर की नीड्स देखते हैं कि इनके पास ये प्रोडक्ट है फिर भी इनको इस चीज की जरूरत पड़ रही है ना, तो हम इस नीड को भी पूरा करेंगे। आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की नीड को, उसके बाद वो प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कस्टमर को कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं। कॉम्पिटिटर को भी देखते हैं कि क्या, दोबारा गलत बोल रहे, सबसे पहले कंडक्ट रिसर्च में कस्टमर को देखती है कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या किस चीज में आजकल कस्टमर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर वो कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि ये लोग क्या बना रहे हैं, क्या प्राइस रेट है। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड्स को कि अभी भी और क्या क्या कस्टमर्स की जरूरत है। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। ये हो जाता है तुम्हारा मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें मार्केटिंग कंसेप्ट में फीचर्स भी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या फीचर है। ठीक है,
ठीक है, इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है, इसमें फीचिंग भी पढ़नी है, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कस्टमर ओरिएंटेशन, ध्यान किस पे जाता है, कस्टमर पे जाता है। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेशन, मार्केटिंग बिगिंस विद द डिटरमाइनिंग व्हाट कस्टमर वांट्स। मार्केटिंग स्टार्ट ही कहां से होता है, जब कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग फीचर में पहला पॉइंट क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन। दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च, नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ कस्टमर्स नीड्स वांट्स एंड प्रेफरेंस एंड क्रिटिकल इन द मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो, नॉलेज और अवेयरनेस लेते हैं कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है। ठीक है, ये आ जाता है आपका मार्केटिंग रिसर्च में। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, द मार्केटिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स बिजनेस टू ऑपरेट इन इंटीग्रेटेड मैनर टू अचीव सेट गोल्स, द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन मल्टीपल। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा हाँ, मार्केटिंग कंसेप्ट कैसा होता है आपका, लॉन्ग टर्म होता है। कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये इसके फीचर्स है, हमने फीचर्स पढ़े, मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में से रीडिंग लगा लेना। उसके बाद है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। सिग्निफिकेंस क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट की, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी, व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स, द डिमांड फॉर प्रमोशन इज मिनिमाइज्ड व्हिच रेजिस्ट प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी, इट आल्सो मिनिमाइज लाइवलीहुड ऑफ अ बिजनेस। देखो, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये इसके जो फीचर्स है ना, फीचर्स तो मैंने पढ़ा दी, इंपॉर्टेंस एक बार आप पीडीएफ में से फिर बुक में से पढ़ लेना। नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट फिलोसफी पे, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोला गया है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, दिस इज द फिफ्थ मार्केटिंग आइडिया एंड इट फोकसिंग प्राइमरी ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। फिर से वही बात लिखी हुई है, ये तीनों तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी हमने देखा था कि कस्टमर पे फोकस कर रहा है ना, और कैसे कैसे क्या बना रहा है। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में भी क्या हो रहा है कि ये फिफ्थ मार्केटिंग आइडिया है, और ये किस में फोकस कर रहा है, सेटिस्फाइंग करने में, किसी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, while also attempting to safeguard the environment, its natural resources and general welfare of society। प्लस में ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को तो देख ही रहा है, लेकिन साथ बाय साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखता है। तो ये हो जाता है आपका, देखो सोसाइटी का ध्यान रखने का मतलब पॉल्यूशन ज्यादा ना फैलाना, गंदगी ज्यादा ना करना, है ना, नॉइस पॉल्यूशन कम करना, और सोसाइटी में चैरिटी में पैसा देना, सोसाइटी में ध्यान देना। प्लस में ये सब करने से आपकी जो प्रोडक्ट की और आपकी जो कंपनी की वेलबींग, मतलब वो जो गुडविल है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होएगी। तो ये हो जाता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब इसमें कस्टमर पे, प्रोडक्ट जो ये बना रहे हैं वो कस्टमर पे ध्यान देके ही बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लस में वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं, किसका, सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, जिससे कि कंपनी की गुडविल और बढ़ जाती है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हो गया खत्म। अब हम यूनिट 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 4P और 7P हमें पढ़ना है। बेसिकली मैं 7P ही पढ़ाऊंगा, उसके अंदर वो 4P भी रहेगा। ठीक है, मैं बता दूंगा बाकी जो भी उसमें अलग रहेगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, तो अब हमें फटाफट से मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट समझना है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, देखो मार्केटिंग मिक्स होता है, सबसे पहले इसके कंसेप्ट और डेफिनेशन समझते हैं, फिर इंपॉर्टेंस पे भी ध्यान दे देंगे। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट अ कंपनी यूज टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू टारगेट ऑडियंस इज नोन एज द मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आइडियाज का, स्ट्रेटेजीज का। ठीक है, जिसमें एक कंपनी, मतलब वो आइडियाज और स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो कंपनी इस्तेमाल करती है अपने गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करने के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस में। मतलब कंपनी के पास एक टारगेट ऑडियंस है और उसको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करना है, प्रोवाइड करना है, तो वो उस ऑफर को करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज यूज करी जाती है उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी, इसको आप भी पीडीएफ से पढ़ लेना, छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट 4 पीस, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं सर, कंपोनेंट्स वो होते हैं 4 पीस। क्या होता है, 4 पीस। ये स्पेलिंग गलत है, इसको छोड़ो। ठीक है, इंटेंशन को देखना, कंपोनेंट्स है वो 4 पीस, पी लिख रहा हूं भाई, पीस। ठीक है, तो वो 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है 7 पीस। ठीक है, ये भी एलिमेंट्स है। तो इन 4 के बाद यहाँ पे 3 और आ जाते हैं। ठीक है, वो 3 मिलाकर, देखो ये 4 तो है ही, ये 4 उसी में समझा दूंगा इस 7 में, प्लस और 3 भी जो है वो भी समझा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट ज्यादा 7P हो जाता है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब देखा जाए तो इसके मेन कंपोनेंट्स 4P है, लेकिन 7P में हम ये 4 तो समझेंगे, प्लस और 3 भी समझ लेंगे। ठीक है, तो वो तब समझेंगे इस टॉपिक के बाद। पहले इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स समझ आ गया ना तुमको, कि हमारे टारगेट ऑडियंस को गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज यूज करी जाती हैं उनको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग मिक्स प्रमोट सिनर्जी। मतलब इसमें सिनर्जी का क्या मतलब है, सिनर्जी मतलब कोऑर्डिनेशन से है इसका। देखो इसमें क्या होता है, दे हेल्प इन क्रिएटिंग कंपनीज बिजनेस प्लान एंड, ठीक है, एंड इफ मैनेज वेल कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इट्स सक्सेस। देखो मार्केटिंग मिक्स हमारे कंपनी के वेलफेयर के लिए, मतलब कंपनी के
प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये चीज पता ही है, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन क्रिएटिंग कंपनीज बिजनेस प्लान, ये हमारे बिजनेस के प्लान को बनाने में भी मदद करता है। कौन? मार्केटिंग मिक्स। इसकी इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। अब इसका जो पहला पॉइंट है ना, मार्केटिंग मिक्स प्रमोट सिनर्जी, उसे समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स प्रमोट सिनर्जी व्हेन फोर मार्केटिंग पिलर्स आर प्रॉपरली कंबाइंड। जब फोर मार्केटिंग पिलर प्रॉपरली कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर ये कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब कि पहले भाई हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, फिर प्राइस डिसाइड कर लिया, फिर कहां बेचना है प्लेस डिसाइड कर लिया, फिर उसको कैसे एडवर्टाइज करना है प्रमोट करना है ये डिसाइड कर लिया। जब ये चारों कॉम्बिनेशन से वर्क करते हैं तो कंपनी का बहुत फायदा होता है। गिव द प्रोडक्ट अ गुड पिच एंड वर्क मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केटिंग मिक्स प्रमोट सिनर्जी, मतलब ये चारों कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ठीक है, गाइड्स इन डिसीजन मेकिंग, एक पॉइंट है इसमें, गाइड्स इन डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग मिक्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग अस मेकिंग डिसीजन। मतलब मार्केटिंग मिक्स हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ब्रांड लॉयल्टी एंड वैल्यू, मतलब देखो इसका मतलब है द प्रोडक्ट गेन्स द कंज्यूमर्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बाय पुटिंग प्राइमरी इंफेसिस ऑन मीटिंग देयर वांट्स एंड एक्सपेक्टेशन। जब एक फर्म अपनी पहली चॉइस क्या रखता है? कंज्यूमर्स वांट्स, कंज्यूमर और नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, मतलब एक कंपनी अपनी पहली चॉइस क्या रखती है, पहला स्टेप क्या रखती है? कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने, ठीक है, ये रखता है। तो इससे क्या होता है? while also ensuring their satisfaction and this can only be achieved with a blend of all seven pieces of marketing। ठीक है, मतलब देखो जब कस्टमर कंज्यूमर का ध्यान रखेगा, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पर ध्यान देगा, तो ही तो कंज्यूमर की ब्रांड लॉयल्टी और वैल्यू बढ़ेगी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कंज्यूमर और मतलब कंपनी और कंज्यूमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और फर्म की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब वो कस्टमर पे ध्यान देगा और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा तो कस्टमर उसका सामान और खरीदेगा, इससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये कब होता है? जब सारे के सारे 7 पीस हम यूज करें तब, और 7 पीस हम अभी पढ़ेंगे। हायर सेल्स, हायर सेल्स, देखो मार्केटिंग मिक्स की वजह से हायर सेल्स भी होता है। मार्केटिंग मिक्स हमारी हेल्प कर रहा है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को शो करें, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचें, ठीक है। वो आइडियाज अगर हमें दिखाता है तो इससे हमारी सेल्स बढ़ती है, ठीक है। क्विक रिवीजन, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है हम पढ़ चुके कि कुछ टारगेट ऑडियंस को अपना सामान बेचना और उसके लिए जो आइडियाज यूज होते हैं उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, एक आइडिया को कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स में सिनर्जी प्रमोट होता है। जब ये चारों कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो आपके फर्म की वैल्यू, आपके फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारी। ब्रॉड ब्रांड लॉयल्टी, मतलब कस्टमर्स और फर्म के बीच की रिलेशनशिप को अच्छा करता है और वैल्यू अपनी फर्म की बढ़ाता है, और इसके मार्केटिंग मिक्स की वजह से हमारी सेल भी ज्यादा बढ़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है 7 पीस, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिन्हें हम 7 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। अगर सिर्फ 4 पी पूछे तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस बता देना, और अगर 7 पीस पूछे तो उसमें फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल भी ऐड कर देना, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट इसको समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट, देखो अ प्रोडक्ट इज अ कमोडिटी दैट इट इज क्रिएटेड और डेवलप्ड टू द मीट द नीड्स ऑफ सर्टेन पर्सन और ग्रुप। एक सर्टेन ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक चीज बनाई जाती है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल कार, पेन, बुक्स, कप्स एक्सेट्रा। द प्रोडक्ट कैन टेक फॉर्म द टेंजिबल एज वेल इंटेंजिबल। देखो ये जो प्रोडक्ट है ये टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। अगर इंटेंजिबल हो तो उसे हम सर्विस नाम दे देते हैं, अगर टेंजिबल हो तो उसे हम क्या देखते हैं? तो प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, है ना। कम्युनिटी सच एज सर्विसेज, ठीक है। जैसे अब आप कहीं पे ब्यूटी पार्लर जा रहे हो तो वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए आपकी कटिंग करके दे रहे हैं, आपके फेस पे मेकअप करके दे रहे हैं, दैट जो कि क्या है, एक सर्विस है, ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पीठ में कोई दिक्कत है, पेन हो रहा है, तो वो आपका मसाज करेंगे पीठ का, प्लस तो वो कुछ आपको दे नहीं रही है बट आपका मसाज कर रहे हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर, प्रेस्टीज एंड मैन्युफैक्चर रिटेलर सर्विसेज व्हिच बायर में एक्सेप्ट आर ऑफरिंग सेटिस्फैक्शन एंड वांट्स ऑफ सर्विस। चलो ठीक है, प्रोडक्ट हमें समझ आ गया क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की नीड को सेटिस्फाई करना, जो कि और उसके लिए कोई चीज तैयार करना जो कि टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है भाई? प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स भी होते हैं? हमने बोला जी हाँ सर होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं जी? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सर 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? देखो ये हो गया कंपोनेंट्स, इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला है आपका ब्रांडिंग, ठीक है, एक हो गया ब्रांडिंग, दूसरा हो गया आपका पैकेजिंग, और तीसरा हो गया आपका लेबलिंग, ठीक है। देखो
ब्रांडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रोडक्ट नेम। ब्रांडिंग होता है कि प्रोडक्ट का नाम देना, ठीक है, साइन, सिंबल और डिजाइन। जैसे पेप्सी का साइन है वो सर्कल में बीच में फिर यहाँ पे बना रहता है, फिर पेप्सी लिखा रहता है ना। कोका कोला का साइन है, कर्सिव में कोका कोला लिखा रहता है रेड कलर का लेबल के ऊपर, ठीक है। चलो सब समझते हैं। तो ब्रांडिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्ट को उसका नाम दिया जाता है, साइन दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, डिजाइन दिया जाता है। ब्रांडिंग में क्या क्या दिया जाता है सर? ब्रांडिंग में आपको नेम दिया जाता है, साइन दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद द ब्रांड नेम रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द नेम मे बी स्पोकन सच एज डेटॉल, नाइक एक्सेट्रा। जो ब्रांड नेम होगा ना वही से आपको सब बोलेंगे, अरे वो डेटॉल याद है, अरे वो मैगी याद। मैगी सबको याद होगी लेकिन नेस्ले किसी को याद नहीं होगा, बहुत कम लोग नेस्ले बोलते होंगे, है ना, यही चीज है। गुड डे बिस्किट सबको याद होंगे पर वो जो ब्रिटानिया है वो किसी को, बहुत कम लोगों को याद होगा, है ना। तो वही बात हो जाएगी ब्रांडिंग, वो नेम, उसका नेम देना, साइन देना, सिंबल देना। ओके, पैकेजिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द राइट कंटेनर और कवर फॉर द गुड्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड। गुड्स को सेव रखने के लिए, पैकेजिंग पढ़ रहे हैं, गुड्स को सेव रखने के लिए एक कवर या फिर एक पैकेज या फिर एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें गुड्स सेफ रहे और ज्यादा दिन तक बचा रहे, सड़े ना, ठीक है। और ये डिलीवर होते हैं सिक्योरली इसी के अंदर पैक होके, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं सर? पैकेजिंग कहते हैं। उसके बाद लेबलिंग। द लेबल इज अ सेक्शन ऑन अ प्रोडक्ट्स कवर। लेबल क्या होता है? एक सेक्शन होता है प्रोडक्ट के कवर में। देखो लेबलिंग क्या होता है? लेबल के अंदर एक सेक्शन होता है वो प्रोडक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। पैकेजिंग के ऊपर आती है लेबलिंग, ठीक है, पैकेजिंग के ऊपर आती है लेबलिंग। जैसे जो पेप्सी की जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक बॉटल में आपकी पैक करी जाती है, पैकेजिंग किससे? उसकी बॉटल से। और उस बॉटल के ऊपर आपका ऐसे ये बॉटल है और यहाँ पे ये लेबल रहता है, तो ये हो जाती है लेबलिंग। अब लेबलिंग के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी होती है, वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है सर? वो इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो जाता है उसमें सर। प्रोडक्ट नेम के बाद आ जाता है ओनर, एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायर की डेट है ना, इसे हम एक्सपायरेशन डेट भी कहते हैं। एक्सपायरेशन डेट भी लेबलिंग के ऊपर हो जाती है, प्रोडक्ट नेम भी लेबलिंग के ऊपर हो जाती है ना। और क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लेबलिंग के ऊपर हो जाती है। एक्सपायरेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बस वहां पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है कि प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ आता है दोबारा देख लो वीडियो, और नहीं तो कमेंट में पूछ लेना। अब अगला है हमारा प्राइस। देखो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस इज द कॉस्ट परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि उसकी क्या कीमत होगी उसे प्राइस कहते हैं। बिकॉज इट डिटर्मिनेशन कंपनीज एबिलिटी टू सर्वाइव, मेक एंड मनी। ये बताता है कि कंपनी कितना सर्वाइव कर सकती है, क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। टू सर्वाइव एंड मेक मनी, कितना पैसा बनाएगी, कितना सर्वाइव करेगी। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। अगर एक छोटा सा भी प्राइस में चेंज होता है तो कंपनी के आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मार्केटिंग प्लान, पूरे मार्केटिंग प्लान में दिक्कत हो सकती है, इंपैक्ट पड़ सकता है। एज वेल सेल्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। और प्राइस से ही, अगर जैसे कल को हम एक फोन बनाते थे 10,000 का, ठीक है, और अगले ही दिन हमने उसे 70,000 का कर दिया, भाई कौन लेगा? हमारी कंपनी डूब जाएगी भाई, जब फोन ही नहीं बिकेगा तो, है ना। तो ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे कोई करता नहीं है ना, उन्हें भी ये सब पता है यार मार्केटिंग मिक्स वगैरह के बारे में। तो प्राइस को हमें बताने से पहले प्राइस में क्या क्या चीजें देखी जाती है, ठीक है। प्राइस का कॉस्ट देखते हैं हम, मतलब प्राइस रखने से पहले क्या क्या चीजें देखी जाती है? कॉस्ट देखते हैं कि बनने में खर्चा कितना है, डिमांड देखते हैं लोगों में इसकी कितनी डिमांड है, कंपटीशन मतलब आसपास में क्या कंपटीशन चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ना, और क्या है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। सब पढ़ते हैं, सब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन लिखा है शॉर्ट में, है ना। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। चलो देखो, प्राइस रखने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है? कॉस्ट। इफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर नॉट कवर्ड, नॉट नो बिजनेस का स्टे इन ऑपरेशन। हमारा भाई कॉस्ट, जो प्राइस है वो इतना तो होना ही चाहिए ना, हमारा प्राइस जो है वो इतना तो होना ही चाहिए कि हमारा कॉस्ट कवर्ड हो जाए, मतलब जितना हमारे बनाने में खर्चा है वो तो कवर होना ही चाहिए, नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन टिक ही नहीं पाएगी। तो ठीक है, हमारा कॉस्ट पूरा होना चाहिए, हमारा जितना लगा है उतना हमें वापस चाहिए, हमारे प्राइस तो इतना रखना पड़ेगा भाई कि जितना हमारा लगा है उतना वापस आ जाए। प्लस अगला हमारा डिमांड। डिमांड हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द प्राइस एज वेल। पीपल विल परचेस थिंग इवन इफ द प्रोड्यूसर इज चार्जिंग हायर रेट्स। देखो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो सैनिटाइजर का प्राइस बहुत बढ़ गया था, लेकिन जब सैनिटाइजर की सप्लाई ज्यादा बढ़ गई ना भाई, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो सैनिटाइजर का प्राइस भी कम कर दिया गया था। कहने का मतलब है डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी
तो प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। ठीक है, अब सप्लाई की बात कर लेते हैं। सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस भी कम होगा, प्राइस कम होगा भाई। और सप्लाई अगर कम होएगी तो प्राइस बढ़ेगा। मतलब देखो, हमारे पास सैनिटाइजर है, कोविड के टाइम पे भाई बहुत कम सैनिटाइजर बचा है। ठीक है, अब एक कंपनी आए भाई, हम आपको सैनिटाइजर प्रोवाइड करेंगे लेकिन मैं इसके लिए 100 रुपए चार्ज करूंगा। वो बोल रहा है यार तो बहुत महंगा, पर क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। लेकिन अब 10-15 कंपनी और आ गए भाई, हम भी तो सैनिटाइजर दे रहे हैं, हम भी 100 रुपए चार्ज करने लग जाए क्या? हम सस्ता देंगे, क्योंकि अब यार इतने सारी चॉइसेस है, तो पब्लिक हमारा सामान तभी खरीदेगी जब हम सस्ता देंगे। तो वही है, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। वैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में सामान नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा। बेसिकली यही हमें समझना था कि प्राइस हमारा डिमांड पे भी इफेक्ट डालता है, डिमांड हमारा प्राइस पे भी इफेक्ट डालता है। कंपटीशन, भाई कंपटीशन क्या लिखा है? द कॉस्ट इम्पोज बाय द कॉम्पिटिटर फॉर अ कंपेरेबल प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट प्राइस डिटरमिनेंट। मतलब हम एक 5 रुपए वाला पेन बना रहे हैं, अच्छा हम एक पेन बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक नॉर्मल सा बॉल पेन बनाया और हमारे साइड वाली कंपनी है, मान के चलो कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी, डॉम्स हो गया, सेलो हो गया, ये कंपनी क्या कर रही है, उस पेन, वैसे ही पेन को 5 रुपीज में बेच रही है। तो हम कितना बेचेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा 4 रुपीज में बेच सकते हैं, 5 में, 6 में बेचेंगे तो कोई लेगा ही नहीं भाई, क्योंकि 5 में तो ऑलरेडी इसका सब्सटीट्यूट है। ठीक है, या तो हम कम प्राइस में बेचे या कोई। तो हमारा जो कंपटीशन है उसने क्या प्राइस रखा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स ने जो प्राइस रखा है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर के प्राइस में भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है, एट द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ फ्यू बेसिक गुड्स। जैसे कि कुछ गुड्स का तो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता है प्राइस, जैसे अभी सिगरेट के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, स्मोकिंग के प्राइस बढ़ गए, एंड ड्रिंक्स के प्राइस बढ़ गए, है ना, इन सब के जो नशीले पदार्थ है इन सब के प्राइस बढ़ा देता है गवर्नमेंट। तो बेसिकली उसको कंपनी को भी प्राइस बढ़ाना पड़ता है ना। कुछ चीजों का प्राइस तो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट का प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है ना। उसके बाद हो जाता है हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कंपनी में हैव सेवरल मार्केटिंग गोल्स सच एज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग सेल्स, गेनिंग अ मार्केट शेयर। ठीक है, कंपनी का कई सारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे अपने शेयर प्राइस का इंक्रीज करना, अपने सेल्स को इंक्रीज करना, ठीक है, हमारे कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको फुलफिल करना। ठीक है, ये सब तुम्हारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लेस। थोड़ा सा पानी पी लूं, 1 सेकंड का ब्रेक है। हाँ जी, तो देखो अब हमें पहले प्लेस पढ़ना था लेकिन मैंने प्रमोशन लिख दिया, तो अब प्रमोशन पढ़ लेते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट। तो इट इज अ मेथड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट असिस्ट द बिजनेस इन मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वालिटीज। देखो, ये इसका प्रमोशन का मतलब है कि पब्लिक को पता चले कि मार्केट में ये नई चीज आई है, हमारी प्रोडक्ट की बात हो रही है, मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, एंड पब्लिक को पता चले कि उससे ये फायदा है, उसकी क्वालिटीज के बारे में अवेयर हो, जाने, है ना। तो इसे हम कहते हैं प्रमोशन की, पब्लिक हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अवेयर हो जाए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए कि ये चीज नहीं निकली है, एंड इसे अब पब्लिक ट्राई कर सके, ये होता है तुम्हारा प्रमोशन। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन के? जस्ट अ सेकंड, माइक ऑन है क्या? हाँ, माइक ऑन है। हाँ, तो टू ड्रॉ कस्टमर अटेंशन टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि ये कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, क्या करे? अट्रैक्ट करे, इसका मेन मोटिव ये है। ठीक है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, टू नोटिफाई कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, कस्टमर्स को मतलब कस्टमर्स जान जाए कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन कस्टमर्स, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, प्रोडक्ट की जानकारी समझाना। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉस्टली, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है प्रमोशन करना, हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट में, सब मार्केटिंग मिक्स में सबसे ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, क्योंकि इसमें कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम टूल्स देखेंगे, टूल्स फॉर प्रमोशन। ठीक है, टूल्स फॉर प्रमोशन, सबसे पहले हम इसमें पहला टूल है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। क्या है? एडवर्टाइजिंग। दूसरा टूल है हमारे पास पब्लिसिटी। क्या है? पब्लिसिटी। तीसरा टूल है हमारे पास पर्सनल सेलिंग। क्या है? पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ठीक है, और भी टूल्स हैं, सारा पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर अलर्टिंग करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। देखो, अभी के टाइम पे कस्टमर्स को हमारी, अगर आपको मैंने कोई नया बैच लॉन्च किया तो उसके बारे में क्या करूंगा? एडवर्टाइजमेंट करूंगा किसी, ठीक है, उसका प्रमोशन कराऊंगा, पेड प्रमोशन कराऊंगा, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पेड प्रमोशन कराऊंगा, एंड टीवी पर एड छुड़वाऊंगा। और भी क्या हो सकता है, जैसे कि टीवी पर एड छुड़वाना हो गया, न्यूज़पेपर पे एड छुड़वाना हो गया, ये सब क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग हो गई, है ना। बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए, पैम्पलेट्स लगवा दिए, ठीक है, पोस्टर्स फैलवा दिए मैंने,
अपना हर तरीके से एडवर्टाइजिंग करी, तो ये हो गया तुम्हारा एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी मतलब चर्चा में आना, पब्लिसिटी का मतलब है चर्चा में आना। कैसे कोई चर्चा में आएगा? बिना पैसे दिए। इसमें पैसे नहीं लगते पब्लिसिटी में, मतलब किसी तरीके से न्यूज में आ जाना, या रेडियो वालों की बात में आ जाना। न्यूज में हम कैसे आ सकते हैं? मान के चलो कि हमने इनॉग्रेशन पे मोदी जी को बुलाया, एंड मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है ना। तो पब्लिसिटी मतलब अब खुद ब खुद हमारे पास चर्चा हो जाएगी कि भाई ये कौन है जो मोदी जी को बुला रहा है। तो भाई नया बैच इन्होंने लॉन्च किया है, फ्री बैच लॉन्च किया है, उसके लिए पब्लिसिटी हो रहा है। या फिर बहुत सस्ते में बैच लॉन्च किया है, इसलिए मोदी जी इनसे मिलने आ रहे हैं कि इतने सारे लोग इनके बैच का फायदा उठा पा रहे हैं। या फिर जैसे कि और भी चीजें हो सकती है कि उन्होंने कोई अच्छी चीज कर दी हो, जैसे एक कंपनी है वो कुछ काम कर दी हो, प्लस उसने बहुत बड़ी चैरिटी, जैसे रतन टाटा सर रतन टाटा ने 102 बिलियन डॉलर्स डोनेट कर दिया, तो वो चर्चा में आए, पब्लिसिटी हुई उनकी। फायदा भी उनको तो ऑलरेडी सब जानते हैं, बट पब्लिसिटी का मतलब है चर्चा में आना। ठीक है। पर्सनल सेलिंग मतलब कि वी ऑल हैव एनकाउंटर्ड सेल्समैन फ्रॉम द वेरियस बिजनेस टॉकिंग। अच्छा ठीक है, इसको मतलब मैं समझ गया हूँ, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स अ सेल्समैन डायरेक्टली प्रेजेंटिंग, मतलब देखो ऐसे कहीं पे तुमने देखा होगा सर्फ एक्सेल टाइप, टाइड, इन सब के ना क्या होता है कि छोटे छोटे सेल्समैन, छोटे छोटे मीन्स बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, इंडिविजुअली लोगों के पास जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है ना, ये हम आप इसको लो, आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, है ना। तो पर्सनल सेलिंग मतलब इंडिविजुअली आप घर घर जाकर सेल करते हो। ठीक है। अगला एक हमारा है सेल्स प्रमोशन, डी पॉइंट है हमारा, लास्ट है सेल्स प्रमोशन। इसको आप खुद पढ़ना, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ाने का वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लेस। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पॉइंट हमारा प्लेस। तो प्लेस हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो अवर गुड शुड बी प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया दैट इज कन्वीनियंट टू फॉर पोटेंशियल बायर्स। हमारा जो गुड्स है वो ऐसी जगह पे बिकने चाहिए जो कि बायर्स के लिए इजीली उनको प्रोवाइड हो जाए, है ना। जो बायर्स को इजीली प्रोवाइड हो जाए वो तुम्हारा सेल्स होएगा। क्या होगा? वो तुम्हारा प्लेस होएगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं। हमारा जो बायर्स है वो कुछ खरीदना चाहते हैं और उनके लिए हमने कन्वीनियंट जगह एक वेबसाइट तैयार कर दिया कि भाई आप यहाँ से ऑर्डर करो, आपके पास सामान आ जाएगा। तो वो जगह हमारी क्या कहलाएगी? प्लेस कहलाएगी। ठीक है। और भी देखते क्या लिखा हुआ है। सिंस एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, टुडे बिजनेस मस्ट एम्प्लॉय डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्लेसिंग देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए आजकल सब क्या यूज कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड अब क्या है? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इट फैसिलिटेट्स फाइनेंस प्रोवाइडिंग। चलो ठीक है, अब हमारा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब इसमें हमें टाइप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप, कि कैसे आप अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कौन सी जगह पे दिखाते हो, कैसे बेचते हो, है ना। तो सबसे पहले एक होता है जीरो स्टेज। क्या होता है? जीरो स्टेज। जीरो स्टेज जिसमें ना आपका जो सामान है वो प्रोड्यूसर से, मतलब आप प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट किसके पास जाता है? कंज्यूमर पे। ठीक है। ये मोस्टली आप ऑनलाइन में देख सकते हो, या फिर कोई जो कंज्यूमर होता है ना वो डायरेक्ट फैक्ट्री चला जाता है सामान लेने। ये उस टाइप को हम कह सकते हैं। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट किसके पास आ रहा है? कंज्यूमर के पास, वो जाता है, तो आपका जीरो स्टेज। उसके बाद आता है आपका वन स्टेज। क्या आ जाता है आपके पास? वन स्टेज। क्या आ जाता है सर आपके पास? वन स्टेज। क्या आ जाता है? वन स्टेज। वन स्टेज में आपके पास बीच में एक जना रहता है, वो कौन होता है? प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। देखो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर आप होंगे, आप सामान दोगे रिटेलर को, रिटेलर से किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। ठीक है, समझ आया? ओके, ये समझ आ गया। ये आपका हो गया वन स्टेज। अब आपके पास आ जाता है टू स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टू स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखो टू स्टेज में, जस्ट अ सेकंड, मार्कर गिर गया। ठीक है, टू स्टेज में क्या हो जाता है आपका? टू स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें आपका क्या हो जाता है? सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर, फिर आपके पास आता है होलसेलर, फिर आपके पास आता है रिटेलर, और फिर आपके पास आता है कंज्यूमर। मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर से सामान जाएगा होलसेलर पे, होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है डी पॉइंट, थ्री स्टेजेस, थ्री स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सामान आ जाता है आपके पास प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास, फिर आपका सामान जाता है एजेंट के पास, फिर आपका सामान वैसे ही आपका आगे बढ़ता रहता है होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, फिर रिटेलर, और लास्ट में किसके पास आ जाता है? कंज्यूमर के पास। तो उम्मीद है कि आपको प्लेस समझ आ गया होगा और उसके जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी समझ आ गए होंगे, है ना। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, अच्छा ये तो हो गया, चलो ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ेंगे जिसका हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस। क्या पढ़ना है हमें? फिजिकल एविडेंस। ओके, फिजिकल एविडेंस, फिर प्रोसेस, फिर पीपल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल एविडेंस पढ़ते हैं। देखो
देन अब हमें जो अगला है वो पढ़ना है फिजिकल एविडेंस। देखो फिजिकल एविडेंस में क्या लिखा हुआ है, इन मार्केटिंग मेंटेनिंग फिजिकल एविडेंस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एविडेंस प्रूफ दैट अ सर्विस और परचेज वाज मेड एज वेल एज एविडेंस और वैलिडेशन ऑफ द ब्रांड्स प्रेजेंस। इसका मतलब है, देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है फिजिकल एविडेंस मतलब, देखो एग्जांपल देता हूँ कि तुम एक दुकान एक ऑफिस में जाते हो, वो याद है लक्ष्मी चीट फंड, आपने फिर हेरा फेरी मूवी में देखा होगा कि एक छोटे से कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ टाइम के लिए बुक किया हुआ था, वो कुछ टाइम के लिए बुक करके उस जगह को ऐसा बना दिया कि बहुत अच्छा है, एंड फिर उसमें लोग अपना पैसा देते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रखा था, कुछ भी उसके अंदर ना अच्छा सामान था ना कुछ, ठीक है, फिर भी लोगों ने उस पर टच कर लिया फालतू में। लेकिन फिजिकल एविडेंस ऐसे इसी को ही कहते हैं, मतलब आपके ऑफिस में या आपके बैंक में कोई आया एंड वहां पे देखा कि जो स्टाफ है उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो जो ऑफिस है ऑफिस में कंप्यूटर सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, और वो जो कंप्यूटर्स है वो भी क्या बोलते हैं, वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी के अच्छी कंपनी के थे, वहां का टेबल फर्नीचर लाइट फैन सब कुछ अच्छी कंपनी का था। ये होता है फिजिकल एविडेंस, और इससे उस कस्टमर ने अंदाजा लगाया कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या मैं गलत हूँ? ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया, मेरी बात ओके है, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस मतलब कि कंपनी के फिजिकल चीजों को देखकर, टेंजिबल प्रोडक्ट्स को देखकर पता लगाना कि कंपनी के टेंजिबल फर्नीचर टेंजिबल चीजों को देखकर पता लगाना कि कंपनी की सर्विस किस टाइप की है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस। अगला हमें पढ़ना है प्रोसेस। प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, 10 सेकंड में अभी बता दे रहा हूँ। प्रमोशन के बाद है आपका पीपल एंड प्रोसेस। देखो प्रोसेस क्या है, इट रिफर्स टू द बिजनेस प्रोसीजर थ्रू बाय विच क्लाइंट सर्विस इज डिलीवर्ड। इट बिकेम्स अ वाइटल टू रेगुलरली मॉनिटर द प्रोसीजर ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज। तो देखो इसमें आपके प्रोसेस की बात करी गई है। प्रोसेस यानी कि इसमें वो सब चीजें हो जाएंगी जो आपके पास सामान है, वो सामान आपके बनने से लेकर उस कस्टमर के पहुंचने तक, उस जो बीच में चीजें हुई है उन सबको प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान के चलो आपकी जैसे कोई खाना डिलीवर करने की शॉप है, मतलब आप खाना डिलीवर करते हो, तो उसके पास सबसे पहले आप कॉल अटेंड करोगे, कॉल अटेंड के बाद आप उसको ऑर्डर लोगे, ऑर्डर लेने के बाद आप वो खाना बनाओगे, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके खाना बनाओगे, एंड वो खाना आप अपने डिलीवरी मैन को बोलोगे कि भाई डिलीवर करके आ। वो खाना कस्टमर तक पहुंचा, फिर वो पैसे जब उससे ले लेता है और वो खाना उस पर पहुंच जाता है, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस में, और उसमें फिर पेमेंट मेथड भी आपका आ जाता है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो पेमेंट करने की, या फिर आप कैश, आप दोनों टाइप के पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना। तो आपका प्रोसेस में सब चीजें आ जाता है, ठीक है। बिजनेस प्रोसीजर हो जाता है पूरा, थ्रू विच अ क्लाइंट सर्विसेज डिलीवर्ड। जब तक वो सर्विस उसे डिलीवर हो जाती है तब तक वो आपका सारा चीज बीच में प्रोसेस, आपका एक एक स्टेप, ये सारे स्टेप्स मिलकर आपको क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस का मतलब यही है कि आपके पास से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचने तक का सारे स्टेप्स को हम प्रोसेस कहते हैं। अब हमारा जो लास्ट इसमें पॉइंट बचा है, पीपल, बिकॉज दे प्रोवाइड द सर्विस नो टू कस्टमर द कंपनीज एम्प्लॉय आर क्रूशियल टू मार्केटिंग, नो मैटर इफ दे वर्क एट अ हेल्प डेस्क, इन अ कस्टमर सर्विस, एज कॉपीराइटर, प्रोग्राम एक्सेट्रा। It is critical to hire and train the relevant people to provide clients without outstanding services। हाँ जी, पता नहीं है माइक में क्या दिक्कत आ रहा है बार बार, ठीक है। तो देखो हमने अभी पढ़ा पीपल। पीपल का मतलब ये है कि वो सारे लोग जो भी कंपनी के लिए किसी भी टाइप का काम करते हैं, किसी भी टाइप का, जैसे इसमें लिखा हुआ है नो मैटर इफ दे वर्क एट अ हेल्प डेस्क, चाहे वो हेल्प डेस्क पे बैठे, ठीक है, या कस्टमर सर्विस दे, या कॉपी राइटर्स, प्रोग्रामर्स, किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम पीपल कहते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में, ठीक है। फाइंडिंग पीपल हु सिंसियरली बिलीव इन द गुड्स और सर्विस दैट अ सर्टेन कंपनी। चलो ठीक है, तो ये आपका पीपल हो जाता है कि मार्केटिंग में पीपल उन्हें कहा जाता है जो कंपनी में काम करते हैं, चाहे किसी भी टाइप का वो काम करे, ठीक है। प्रोडक्ट पढ़ लिया कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ये इतना बड़ा टॉपिक था, लगभग ये आपका 1 2 3 4 6 to 7 पेजेस का आपका टॉपिक था, जो कि मैंने पूरा कोशिश किया कि 20 मिनट्स में एक्सप्लेन कर सकूं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिकली एक चैप्टर का नाम भी है एंड यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी
स्टॉप एंड। तो देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज हेटेरोजेनस मार्केट इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल ग्रुप्स। यानी कि मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा तुम्हारा मार्केट है, ठीक है, इसमें कई टाइप्स के आपके कंज्यूमर्स है, ठीक है, कई टाइप्स के कंज्यूमर्स है, कई टाइप्स के आपके कंज्यूमर्स है, ठीक है, कई टाइप्स के अलग अलग कंज्यूमर्स है। तो ये कई टाइप्स के अलग अलग टाइप के कंज्यूमर, मतलब मान के चलो मेरी कंपनी है मोबाइल शॉप की, मेरी किस चीज की कंपनी है, मोबाइल शॉप की, तो कुछ लोगों को सस्ता मोबाइल पसंद है, ठीक है, कुछ लोगों को महंगा पसंद है, और कुछ लोगों को मिड रेंज पसंद है ना, मिड रेंज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई जो जो सस्ता मोबाइल लेता है ना उसको दिखाओ मेरे को। तो उसने बोला सर जी सस्ता मोबाइल लेने वाले ये सब लोग हैं, ये सब लोग सस्ता मोबाइल लेते हैं। बोला अच्छा, और महंगे मोबाइल लेने वाले, उन्होंने बोला सर महंगे मोबाइल लेने वाले इतने लोग हैं। उसने बोला अच्छा, और मिड रेंज वाले, सर मिड रेंज वाले ये लोग हैं। उसने बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं, तो हम इन 3 टाइप के लोगों के लिए फोन बनाते हैं। हम सस्ता वाला फोन ज्यादा लोग खरीदते हैं तो सस्ते वाले लोग क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनाएंगे, महंगा वाला भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं तो महंगे वाले की क्वांटिटी थोड़ी सी बनाएंगे, और मिड रेंज वाले की भी थोड़ी सी बना देंगे। तो ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने किया मार्केट सेगमेंटेशन। मतलब ये जो पूरा एक मार्केट था ना, इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मार्केट। क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मार्केट। हेट्रोजेनस मार्केट यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के कंज्यूमर्स हो, ठीक है, कंज्यूमर्स एक जैसे नहीं होते, उसको मैंने कई टाइप में डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे टाइप में डिवाइड कर दिया। इसको अब हम कहते हैं होमोजेनस मार्केट, ठीक है, ऐसा ग्रुप जहां सभी प्रकार के कस्टमर्स के नीड और पसंद को एक जैसा कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब देखो इसको भी फोन पसंद है, तीनों का फोन पसंद है, लेकिन इसको सस्ता वाला पसंद है, इसको मिड रेंज वाला, इसको महंगा वाला, ठीक है। तो हमने हेट्रोजेनस मार्केट को होमोजेनस मार्केट में डिवाइड कर दिया, इसी को हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज हेट्रोजेनस मार्केट, एक लार्ज मार्केट को, हेट्रोजेनस मार्केट को स्मॉलर एंड मैनेजेबल ग्रुप्स में अब डिवाइड कर देना। मैनेजेबल ग्रुप्स यानी कि मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं मिड रेंज वाले फोन को इतने बनाने हैं, है ना, स्मॉल वाला फोन इतना बनाना है, ठीक है। एक और बार समझ लेते हैं, दूसरा डेफिनेशन है। अब हम इसमें पढ़ेंगे मार्केट नेचर एंड सिग्निफिकेंस में हमारी एक चीज लिखी हुई है कि मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्राइव्स फॉर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड सर्विंग ग्रुप्स ऑफ पीपल विद सिमिलर बॉन्ड्स। पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर जो सिमिलर बॉन्ड्स वाले, मतलब ये इन लोगों की सिमिलर बॉन्ड्स है, सिमिलर बॉन्ड्स है, इन सबको सस्ता मोबाइल चाहिए, इनको हमने एक तरफ कर दिया, है ना। तो वही है। अब इसके जरा हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर सेगमेंटेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, सिग्निफिकेंस। तो भाई चारों पॉइंट को विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई लिखा है, ठीक है, सेगमेंटेशन क्राइटेरिया यहाँ पे, ठीक है। एंड तो इसमें क्या लिखा है, द मार्केटिंग मैनेजर इंटरेस्टेड इन सेगमेंटेशन मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिक मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग मेंबर्स ऑफ द सेगमेंट, सम बेसिस फॉर क्लासिफाइंग एन इंडिविजुअल एज बीइंग नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द सेगमेंट। मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिक मीन्स आइडेंटिफाइंग मेंबर्स ऑफ द सेगमेंट, सम ऑफ द बेसिक का। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आइडेंटिफाई करना होता है मेरे भाई, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप, मतलब आपके मार्केट में कौन कौन सी। हाँ जी, तो अब मैं था आइडेंटिफाई पे। तो देखो हमें हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये मतलब पूरी मार्केट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी 3 टाइप के निकाले, सस्ता, महंगा और मिड रेंज, है ना। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। एक बार इसमें से पढ़ के बता देता हूँ। द मार्केटिंग मैनेजर इंटरेस्टेड ऑन सेगमेंटेशन मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिक्स आइडेंटिफाइंग मेंबर्स ऑफ द सेगमेंट, सम बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग इंडिविजुअल, ठीक है, हाँ वही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप्स के हम सामान को बेच सकते हैं, मतलब हमारे कितने टाइप्स के ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, कि हम अपने जो कस्टमर मार्केट है उसमें कितने टाइप के लोग हैं, ठीक है, उसी हिसाब से तो आप सामान बनाओगे, आपकी कंपनी सामान बनाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, देखो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे इस टाइप के इंडिविजुअल लोग, इस टाइप की ग्रुप है कि किसी को सस्ता फोन चाहिए, किसी को महंगा फोन चाहिए, किसी को मिड रेंज चाहिए। अब उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए कि हमने महंगा फोन लॉन्च किया है या हमने मिड रेंज फोन लॉन्च किया है। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है। वंस अ सेगमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी कम्युनिकेट विद देम, क्या हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल, इसमें फोकस किस पे किया जाता है सर, मार्केटिंग पे किया जाता है, किस पे, मार्केटिंग पे,
ठीक है, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है मार्केटिंग में। जैसे कि मान के चलो कि हमने कोई मिड रेंज फोन लॉन्च किया तो उसका एड हम टीवी पे दिखा देंगे, ठीक है, टीवी पे न्यूज़पेपर पे दिखा देंगे। लेकिन जब हम कोई महंगा फोन लॉन्च करेंगे तो उसका एड हम महंगी मैगजीन्स पर दिखा देंगे, ताकि वो उन लोगों पे तक पहुंच जाए जो कि ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट किस टाइप के लोगों के लिए बनाना है। फिर जब हम उस टाइप का प्रोडक्ट बना के उन तक अपनी बात पहुंचा देते हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें, इसे हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। ठीक है, किसी सर्टेन प्रोडक्ट पे क्या उनका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, कोई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर आता है हमारे लास्ट में सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब the last and the most crucial question from the market management point of view is its reality significant। क्या ये मतलब सच में काम का हुआ, ये क्या सच में जरूरी था, ये जो भी हमने किया, ये तीनों से आइडेंटिफाई, एक्सेसिबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिवनेस, क्या ये काम का था। ठीक है, तो इट इज रियली सिग्निफिकेंट। द सिग्निफिकेंट मस्ट पोजेसेस बाइंग पावर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय टू मेक अ worthwhile contribution to the organization and objective। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या हमारा इससे फायदा हुआ, क्या ये प्रॉफिटेबल है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब। तो देखो अब मतलब ये क्या होता है सिग्निफिकेंस में, ये कस्ट इस पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपने महंगे लोगों के लिए महंगा फोन लॉन्च किया तो क्या उनकी विलिंगनेस है, मतलब उस चीज को खरीदने में उनकी विलिंगनेस है, क्या उनके पास मनी पावर है उनको खरीदने की, बाइंग परचेसिंग पावर है। ठीक है, चलो वो पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से क्या बेनिफिट है। सेगमेंटेशन हेल्प द मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश वन कस्टमर ग्रुप फ्रॉम अनदर विद इन अ गिवन मार्केट। मतलब एक गिवन मार्केट में, एक मार्केट के अंदर सेगमेंटेशन हेल्प करता है आपको कस्टमर्स को ग्रुप करने में, कि एक टाइप की कस्टमर्स आप अलग ग्रुप में कर दो, दूसरे टाइप के अलग ग्रुप में कर दो, जो कि जैसे कि हमने बता दिया, फैसिलिटीज प्रॉपर चॉइस ऑफ टारगेट मार्केटिंग, है ना। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पॉइंट का मतलब कि यार टारगेट मार्केटिंग मतलब आप जिस भी टाइप के ग्रुप को टारगेट करोगे उस तक आप अपना प्रोडक्ट को सेल करो आराम से। ठीक है, उसके बाद है कहने का मतलब है, देखो फैसिलिटीज प्रॉपर चॉइस टारगेट मार्केटिंग, इसका मतलब है सेगमेंटेशन हेल्प द मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश वन कस्टमर ग्रुप, एक कस्टमर ग्रुप को दूसरे कस्टमर ग्रुप से अलग करने में हेल्प करता है। ठीक है, हायर प्रॉफिट्स, अब वही है सेगमेंटेशन से आपके प्रॉफिट हायर होते हैं जब आपको आपके कस्टमर्स के बारे में पता होगा कि हमें किस टाइप के, और आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में भी पता होगा कि हमें इस टाइप के कस्टमर्स के लिए, इस टाइप के ग्रुप्स के लिए उसी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीज आपकी बिकेगी, और बिकेगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होएगा, हायर प्रॉफिट। अगला है फैसिलिटेट टैपिंग ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट पेज पे एक सेकंड। टैपिंग ऑफ द मार्केट, अट्रैक्टिंग द ऑफर टू द टारगेट। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, सेगमेंटेशन आल्सो एनेबल्स द मार्केटर टू क्रिस्टलाइज द नीड्स टू द टारगेट। क्रिस्टलाइज द नीड्स का कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर की वांट्स है और नीड्स है वो आपको सामने दिख जाती है, बिल्कुल दिख जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसका मतलब ये है। इट आल्सो हेल्प हिम टू जनरेट एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन टू द लाइकली रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच सेगमेंट। ड्यू टू द सेगमेंटेशन द मार्केटर गेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। सेगमेंटेशन की वजह से ही मार्केटर, मतलब जो मार्केटर होता है, मार्केटर को कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स का पता चल जाता है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं था, मतलब इससे प्रॉफिट हाई हो जाता है, मार्केटर की नीड्स एंड वांट सामने ही दिख जाती है। ठीक है, और ये तो हमने बता दिया ग्रुप करने से क्या फायदा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मैंने सेगमेंटेशन बार बार से बताया, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट्स। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको करना है। हाँ जी, तो अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन मार्केट। मतलब हम सेगमेंटेशन मार्केट को किन टाइप्स में डिवाइड, किस टाइप के बेसिस में बांटते हैं, एक बार देख लो इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से बुक से पढ़ के आपको बता देता हूँ बेसिस फॉर सेगमेंटेशन मार्केट क्या है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 100 में मिलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस वेरिएबल वी कैन हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेगमेंटेशन। हमारे पास इतने टाइप्स के, इतने फॉर्म वाले सेगमेंटेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेगमेंटेशन मतलब हम जान चुके हैं, डिवाइड कर देना मार्केट को कैसे टाइप में, हेटेरोजेनस से होमोजेनस में। चलो सबसे पहले है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल मतलब जगह जगह। ठीक है, मैं बता देता हूं, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन सेलर्स डिस्ट्रीब्यूट केयरफुली अमंग द रीजन्स। इसमें किसमें, रीजन्स में बांटते हैं, इन विच दे कैन ऑपरेट एंड चूज इन विच दे कैन एंजॉय मोर कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। देखो इसमें किसमें होता है, इसमें बेसिस होता है
ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन किसमें होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाई? लोकेशन कैसे, मतलब देखो, मान के चलो कि तुम्हारी एक एसी की कंपनी है, किसी कंपनी, एसी की कंपनी, तो आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एन नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट। तो इस साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड, जहां पे आपके असम वगैरह है, उत्तराखंड, हिमाचल, इस साइड, वो ठीक है, यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एसी बेचने का ज्यादा फायदा है नहीं, मेरी बात समझो, है ना? एसी कोई ज्यादा खरीदेगा नहीं, यहाँ पे ठंडक ज्यादा ही रहती है। तो हम एसी की फैक्ट्री कहाँ पे करेंगे? हम अपनी साउथ की साइड ज्यादा एसी की फैक्ट्री करो, एसी का प्रोडक्शन, एसी को मार्केटिंग कहाँ करेंगे? अपने साउथ के साथ ज्यादा मार्केटिंग करना पसंद करेंगे, है ना? इस तरीके से हमने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन समझा। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है मेरे भाई? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, इन दिस फॉर्म सेगमेंटेशन सेलर्स अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें बेसिस से, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख रहा हूं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ओके, समझ आ रहा है इतना? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ओके, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहां लिखा होगा सच एज एज, सेक्स, फैमिली, साइज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। ठीक है, मतलब इसमें इंसान के एज के हिसाब से भी हम उसको बांट देते हैं कि भाई इस एज वालों को अलग रखो, उसके बाद जो वो मेल है फीमेल, इसमें भी बांट देते हैं, फैमिली पे भी बांट देते हैं। अगर वो सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन को अलग जगह रखो, फैमिली पर्सन वाले प्रोडक्ट्स को अलग जगह रखो, है ना? साइज, इनकम, साइज, इनकम, अच्छा, इनकम, उसकी इनकम कैसी है, उसके बाद उसका लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है, इन सब रीजन से बांट देते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक पे एक सिंगल पर्सन के उसमें बांट देते हैं हम, ठीक है, कि उसकी एज क्या है, इसमें वो मेल है फीमेल है, इसके हिसाब से मान के चलो कि आप, मान के चलो आपकी एक कंपनी है जो कि कई टाइप्स के प्रोडक्ट टॉयज बनाती है, तो उसने रोलर स्केट्स बनाए हैं। क्या है रोलर स्केट्स? आप 1 साल के बच्चे को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो रोलर स्केट्स आप दोगे करीब 6 साल से ऊपर के बच्चे को, है ना? अब लाइनर्स वाले रोलर स्केट्स उनके अलग के, जो भी है, सर्फ बोर्ड, स्केट बोर्ड, है ना? अब आपकी कंपनी ने स्पोर्ट शूज बनाए हैं, तो क्या वो आप 2 साल के बच्चे को दोगे स्पोर्ट शूज? भाई वो ढंग से चल भी नहीं पाता, दौड़ेगा कैसे यार, है ना? मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, इसमें ना, अच्छा, इसमें एक चीज था, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक है, अच्छा ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। इंसान क्या लिखा है? इंसान या पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? द बेसिस आइडिया द बायर्स नीड में बी मोर डिफरेंशिएट अलोंग लाइफस्टाइल। मतलब देखो, इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल। मतलब देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है देयर आर द स्विंगर्स हु सेक अप टू डेट गुड्स एंड फेस्ट पीस। मतलब देखो, अगर कोई बंदा है, मैं पहले आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, अगर कोई बंदा है कि जिसे दिखावा करना है, जिसे सिर्फ दिखावा करना है, तो वो क्या करेगा कि उसके पास देखो एबिलिटी नहीं है एक आईफोन लेने की, बट वो क्या करेगा, उसे आईफोन चाहिए, वो अपने घर वालों से जिद कर रहा है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट में आईफोन लेगा एंड सबको दिखाएगा, तो वो हो जाता है आपका दिखावा, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस सीकर, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। एक होता है आपके पास अप टू डेट रहने वाले लोग, भाई कल आईफोन 15 आ रहा है, लेने चले, लाइन में लगकर लेकर आएंगे, तो वो लोग हो जाते हैं आपके, मतलब वो लोग दिखावे से अलग है, उन्हें भाई जो नई चीज आ रही है वो चाहिए। भाई रेडमी का कल नया फोन लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल फ्लैगशिप फोन है, ठीक है, सब कुछ उसमें अच्छा है। एक होता है भाई नया गेमिंग फोन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, वो अप टू डेट रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एक हो जाता है आपको एक हो जाता है आपका, इसमें वो अलग टाइप है, अभी बता दूंगा वो पढ़ के, कि यार देखो मेरे पास खुद जैसे 6 साल से एक फोन पड़ा हुआ है ना, 6 साल से सेम फोन है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 साल से एक ही फोन पड़ा हुआ है, उसको यूज करने वाले, जैसे मेरी तरह, है ना। चलो आगे देखते हैं। देयर आर द स्विंगर्स, स्विंगर्स कौन होते हैं? हु सीक अप टू डेट गुड एंड फास्ट पेस्ट, जो बहुत ही जल्दी जल्दी खुद को चेंज करते रहते हैं और नया गुड्स आते ही खरीद लेते हैं, वो कौन से होते हैं आपके? स्विंगर्स। कौन होते हैं आपके? स्विंगर्स। चलो यहां लिखने की जगह नहीं है, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, लिख लेना। उसके बाद आते हैं स्टेटस सीकर्स, हु ट्राई टू बाय गुड्स दैट विल रिजेक्ट अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी। भाई ये दिखावे वाले लोग होते हैं, इनको भाई सोसाइटी में ऐसा देखना चाहते हैं, भाई हमारे पास ये सामान
है ना भाई, ये है हमारे पास, वो है, ये होता है आपके स्टेटस सीकर्स। अब आ जाता है आपका प्लेन एंड सिंपल पीपल, जो कि जिनमें मैं आ जाता हूँ, हु सीक ऑर्डिनरी, जिनके पास ऑर्डिनरी और अंडररेटेड गुड्स होते हैं, उनके सिर्फ नॉर्मल वर्क के लिए। अब जैसे कि मेरे पास ये रेडमी का फोन है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिकॉर्डिंग मैं किसी और के फोन से करता हूँ, है ना, और वो भी नथिंग का है। चलो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फीचर्स स्विंगर्स विल रिस्पॉन्ड टू कॉस्टलियर गुड्स। जो स्विंगर्स है, ठीक है, जो स्विंगर्स है वो क्या करेंगे अपने मतलब जो स्विंगर्स है देखो, उनसे ज्यादा बेनिफिट होएगा, वो अप टू डेट गुड्स को रखना अपने पास पसंद करते हैं, नया गुड्स आते ही खरीदना चाहते हैं, है ना। तो इसमें एग्जांपल दे स्विंगर्स, तो आप बेचोगे, आप जैसे लॉन्च करोगे कोई अच्छा प्रोडक्ट, तो स्विंगर्स उसको अपना लेगा। अब देखो इसी में ना हमें कोई है रॉजर्स, जिनका नाम है इवेट रॉजर्स, उन्होंने डेफिनेशन दी है, एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम समझ लेना, ठीक है, डायग्राम समझ लेना। अब डायग्राम समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें समझना आपको जरूरी है। तो जिसमें है सबसे पहले आपका इनोवेटर्स। क्या है आपका इनोवेटर्स? तो सर इनोवेटर कौन होता है आपका? इनोवेटर्स आपके होते हैं दे आर टेक्नोलॉजी एथिस्ट। देखो मतलब इनोवेटर्स आप उन्हें कह सकते हो होलसेलर रिटेलर को शायद से, है ना, जो कुछ नया करने के मूड में रहता है, जो कुछ नया करते हैं, नया सोचते हैं। एक होता है अर्ली अडेप्टर, इसमें अगला पॉइंट है अर्ली अडेप्टर। अर्ली अडेप्टर वो होते हैं जो सामान को आते ही अपनाना चाहते हैं, सामान आते ही खरीद लेना चाहते हैं। उसके बाद होते हैं अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी आपके कौन होते हैं कि सामान को आने दो, जब और लोग ले लेंगे थोड़ा सा रुककर फिर लेते हैं, ये सोच समझ के चलने वाले लोग होते हैं। एंड फिर आता है आपका लेट मेजोरिटी। एक होता है अर्ली मेजोरिटी जो कि थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं। लेट मेजोरिटी भाई जब 50% बंदे अपना लेंगे ना उस सामान को, तब भाई हम करवाएंगे, बात खत्म, हमारे बस की नहीं है इतना, ठीक है। एक होता है लगार्ड्स, ये वो पीपल्स होते हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते या नई नई चीजों को अपनाना नहीं चाहते, ये पुराना जो सामान है उसी से ही अपना सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं अभी भी जो कीपैड फोन को यूज करते हैं और कहते हैं हमारे लिए तो यही अच्छा है, बिकॉज इसमें बैटरी लाइफ 3 से 4 दिन चल जाती है ना। बहुत लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो ये अलग आर्ट्स में आ जाते हैं। तो हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन खत्म हुआ, अब बेनिफिट सेगमेंटेशन की तरफ चलते हैं। क्या वो? हाँ जी, तो अब हमें पढ़ना है बेनिफिट सेगमेंटेशन, जिसमें है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, है ना। तो बेनिफिट सेगमेंटेशन इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन बायर्स आर सब डिवाइडेड इन रिलेशन द वेरियस बेनिफिट्स। देखो इसमें क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स है, मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। इसमें हम बेनिफिट्स और अच्छा बेनिफिट्स कैसे होगा, जब उनकी वांट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे, जब हम उनके वांट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे, वांट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे तभी उन्हें बेनिफिट होगा, वो हैप्पी होंगे, है ना। तो बुक में से पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर वेरियस बेनिफिट विच दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा एक ही प्रोडक्ट से अलग अलग टाइप के बेनिफिट किसी को हो रहे हैं, तो वो जो अलग अलग टाइप के बेनिफिट है उसके बेसिस पर आपका जो रहता है इसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। कैसे? मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं बुक में से ही देख के, है ना। जैसे कि मान के चलो आप लोगों ने मोबाइल का ही एग्जांपल लो। क्या लो? मोबाइल का एग्जांपल। मोबाइल का एग्जांपल लिया, ठीक है। मोबाइल का, चलो टूथपेस्ट का लो। किसका लो? टूथपेस्ट का। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको बैठ जाए दिमाग में। टूथपेस्ट का एग्जांपल लो। इसमें क्या होता है कि आपने टूथपेस्ट लॉन्च किया, तो कुछ लोगों ने टूथपेस्ट लिया। अच्छा ग्रुप ए बच्चे हैं, इसमें कौन है? बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, है ना। तो इन्होंने टूथपेस्ट लिया कलर को देखकर प्लस टेस्ट को देखकर। बच्चों के लिए टूथपेस्ट लिया कलर को देखकर, टेस्ट को देखकर, ठीक है। ग्रुप बी में अब थोड़े से बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। बूढ़े कैसे लोग हैं? बूढ़े। ग्रुप बी में बूढ़े लोग हैं, और बूढ़े लोगों ने क्या लिया? कैसे क्यों लिया? दांतों में सेंसिटिव, उनके दांत सेंसिटिव है। कैसे है? सेंसिटिव टूथ है, सेंसिटिव टूथ है, इसको फिक्स करने के लिए लिया, ठीक है। अब ग्रुप सी में आप क्या मान सकते हो? ग्रुप सी में आप क्या मान सकते हो? ग्रुप सी में कुछ मत मानो, ऐसा मान लो ग्रुप सी में कि हम लोग हैं, जनरेशन जेड है ना, जनरेशन जेड है, ठीक है, जनरेशन जेड है। और ये क्यों लेंगे? ये आजकल की एडवर्टाइजमेंट देखकर, मान के चलो इन्हें एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगी, इस वजह से ले लिया, है ना, एडवर्टाइजमेंट की वजह से लिया इन्होंने, ठीक है। जैसे क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या पता किसी को अच्छा लगे, इसलिए उन्होंने ले लिया, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे क्लोजअप दिखाता है कि हमारे दांत, हमारे से जो टीथ है वो क्लीन रहेंगे इससे, ठीक है। तो अब ये क्या है? उसी डीके प्रेजेंटेशन, ब्राइट टीथ, टेस्ट और लो प्राइस, द आइडिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों ने किस लिए लिया? टेस्ट के लिए लिया। बूढ़ों ने सेंसिटिव दांत में झंझनाहट की वजह से, और जनरेशन जेड ने एडवर्टाइजमेंट देखकर कि इससे सफेद व्हाइट टीथ रहेंगे इसलिए। तो देखो ये जो है ना, ये जो
इनके वांट्स जो पूरे हो रहे हैं, ये इस तरीके की नीड्स जो पूरी हो रही है, इसी बेसिस पर आपका सेगमेंटेशन होता है कि भाई अब हम टेस्ट के लिए अलग टूथपेस्ट बना देंगे जो बच्चे लेंगे, और सेंसिटिव दांतों के लिए एक अलग टूथपेस्ट बना देंगे वो बूढ़े ले लेंगे, और टीथ ब्राइट करने के लिए अलग टूथपेस्ट बना लेंगे जो आजकल की जनरेशन जेड, न्यू जनरेशन लेगी। ओके, जहां तक हमने बेनिफिट सेगमेंटेशन तक समझ लिया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट मेरे भाई? अब जरा सा लास्ट का दो तीन तीन इसमें टॉपिक और बचा है, जो कि आपका वॉल्यूम सेगमेंटेशन, मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन, उसे भी फटाफट से कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो फटाफट से हमारे बेसिस के लास्ट 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं एंड इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसका एक अगला पॉइंट है वॉल्यूम सेगमेंट। देखो इसमें हम किस बेसिस पे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स। किस टाइप के बेसिस पे? यूजर्स के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि देखो, सेलर डिस्टिंग्विश द हैवी, मीडियम, लाइट एंड नॉन यूजर्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। मतलब हम उस टाइप के यूजर्स में इसको बांटेंगे कि आपके, पहली बात तो हैवी यूजर कौन है, जो बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगले में वो यूजर जो कम यूज करते हैं आपको, और फिर उसके बाद जो मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, और एक जो करते ही नहीं है। आपको इन टाइप्स में बांटना है। उसके बाद ही इज इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हैवी यूजर्स ग्रुप, और फिर आप किस ग्रुप में इंटरेस्ट अपना दोगे, जिससे हैवी यूजर ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, है ना। उसके बाद शुड गिव थॉट टू द अदर वॉल्यूम, लेकिन आपको और भी वॉल्यूम्स में देना है। जैसे एक आपका हैवी यूज करते हैं, एक आपका मीडियम करते हैं, ठीक है, एक आपका मीडियम करते हैं, एक आपका लो और एक आपका नो। तो आपको इन दोनों में भी ध्यान देना है। इस पर तो ध्यान दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान देती है आपकी कंपनी, लेकिन इन दोनों पे भी ध्यान देना है। इसके कहने का मतलब ये है। अगला है मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन। देखो इसमें क्या बोला गया है, हाँ, मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन, इसमें क्या बोला गया है, सेलर अटेम्प्ट टू सबडिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप्स रिस्पॉन्सिव डिफरेंट ईयर्स। मतलब कि आपके ग्रुप को, मतलब आपके ग्रुप, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट करी, आपने जो प्रोडक्ट दिया, उसका किस टाइप से कौन किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है, उसमें डालना। जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, जो अलग टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है, उन सबको ग्रुप कर दो, है ना। मार्केटिंग सेगमेंटेशन में, इसमें मार्केट ग्रुप से रिस्पॉन्सिव, इसमें मार्केट उन ग्रुप्स में डिवाइड करता है अलग अलग मार्केटिंग चीजें, जैसे प्राइस, क्वालिटी या एड्स पर तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कोई आपका ग्रुप है, वो इस एड पर, इस प्रकार के एड पर ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर उस प्रकार के एड पर आप ज्यादा खर्चा करोगे। मान के चलो कि आपको इंस्टाग्राम वाले एड से आपको ज्यादा रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो आप इंस्टाग्राम के एड पर ज्यादा रिस्पॉन्स करोगे, तो वो ग्रुप आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। टीवी वाले पे कम पैसा लगाओगे, इस तरीके से, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट स्पेस मैनेजमेंट। प्रोडक्ट स्पेस मैनेज, अच्छा सॉरी गलत बोल दिया, प्रोडक्ट स्पेस सेगमेंटेशन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, to compare existing brands according to their perceived similarity and relation to ideal brands। मतलब इसमें कस्टमर से जाकर, कंज्यूमर से जाकर बात करी जाती है और पूछा जाता है, ठीक है, अपनी ब्रांड्स और उनके आइडियल ब्रांड्स। मतलब कोई कंज्यूमर है, उसका एक प्रेफर्ड ब्रांड है, जैसे कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर है, आप फोन बनाते हो और वो स्पेसिफिक कंज्यूमर वीवो का फोन ही यूज करता है, एंड आप उससे तुलना करते हो रेडमी के फोन और वीवो के फोन की, तो उससे आपको तुलना पता चलती है कि वो कैसा सोचता है। ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर से किया, ठीक है, फिर आपको पता चलता है कि कौन आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट को किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। कस्टमर से मौजूदा ब्रांड्स और उनके आइडियल ब्रांड की तुलना करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद थ्रू क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है, इस एनालिसिस से पता चलता है कि लोग किसी प्रोडक्ट या क्लास को कैसे देखते हैं, और ठीक है, उसके बाद इसमें, अच्छा इसमें एक वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ग्रुप है बेसिकली, और कुछ बात नहीं है। द रिस्पोंडेंट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लस्टर, और फिर वो जो आपको रिस्पांस मिलता है ना, उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि इस टाइप का रिस्पांस देने वालों को अलग ग्रुप, इस टाइप का रिस्पांस देने वालों को अलग ग्रुप, ठीक है। फटाफट से वॉल्यूम सेगमेंट, यूजर्स के बेसिस पे लो, मीडियम, हाई। मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन क्या था, ये था आपका सेलर अटेम्प्ट्स टू सबडिवाइड मार्केट इनटू ग्रुप्स, हाँ ठीक है, जो कि आपको एड पर, जो कि आपके अलग अलग चीजों पर, एड पर, मार्केटिंग टूल्स पर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। वो उसको इनमें रखा जाता है कि कौन से वाले एड्स या कौन से वाले टूल से ज्यादा आपको वो हो रहा है, रिस्पॉन्ड आ रहा है। जो जिस एड से, जिस टूल से ज्यादा रिस्पॉन्ड आए, उनको अलग ग्रुप में। प्रोडक्ट स्पेस मैनेजमेंट हमने पढ़ ही लिया कि इसमें आपसे, आपके कंज्यूमर से तुलना करी जाती है। कंज्यूमर से पूछ के कंज्यूमर से पूछा जाता है उनके आइडियल ब्रांड कौन से हैं, है ना, फिर उससे अपनी तुलना करी जाती है, और उसके बाद उन्हें इसी हिसाब से क्लस्टर में यानी ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपने इतना भी कर लिया अभी तक तो गारंटी है कि आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक हो पाए तो।